Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So, let's get started. Let's move to the question number 1. मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? हाल ही में क्या है कि उड़ीसा में ऐसा देखा गया कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, जैसा कि मगरमच्छ की 3 प्रजातियां होती हैं, उनमें से घड़ियाल एक है, वो भी उड़ीसा में पाया जाने लगा। तो अभी तक क्या था कि किसी राज्य में एक प्रजाति रह रही है, किसी में 2 रह रही है, लेकिन पहला राज्य उड़ीसा बना है जहाँ पर कि तीनों मगरमच्छ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर उड़ीसा की बात है तो यहाँ के सीएम आप जान लीजिए कौन है, नवीन पटनायक हैं। ठीक है, नवीन पटनायक हो गए, गणेशी लाल हो गए आपके गवर्नर हो गए, अगर भुवनेश्वर हो गई यहाँ की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें, राज्यसभा है टोटल 10 है और लोकसभा कितनी है 20 सीटें। 10 और 20 आपको याद रहेगा, आप रफली एक माइंड में रखना चाहिए। वैसे आप क्या एग्ज़ाम में तो पूछना नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी आपको रफ आइडिया अपने देश के बारे में होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका पहले जो उड़ीसा का पहले नाम कलिंग हुआ करता था। कलिंग का नाम आपने सुना होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसमें इसका नाम सुना होगा, जिसमें कि कलिंग में ही क्या हुआ था कि 261 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा कि अशोका ने क्या किया था, आक्रमण किया था। मौर्य के जो सम्राट थे अशोक जी ने वो किया था, और बहुत नरसंहार हुआ था। और उसी के बाद से ही इनका मतलब हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पर्यटन स्थल की अगर बात किया जाए, जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई उड़ीसा से रिलेटेड। लेट्स सी द वन फ्यू करंट अफेयर रिलेटेड टू द उड़ीसा। अभी हाल ही में चर्चे में क्या रहा है, जैसे कि यास अभी एक आया था, तूफान आया हुआ था, तो उड़ीसा के बालासोर तट पे आया हुआ था। और यास की अगर बात हो रही है तो इसका नाम किसने रखा था, तो यास का नाम रखा था ओमान ने। ठीक है, यास का नाम ओमान रखा था, जिसका मतलब क्या होता है, जैस्मिन। ठीक है, जैस्मिन आप जानते हैं एक फूल है। और उसी तरह इस समय भारत में आया था, उससे पहले ही आया था ताउते तूफान आया था, जो केरल साइड हिट किया था, केरल से लेके पूरे गुजरात तक हिट किया था। उस ताउते तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया था। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि, और ताउते का मतलब होता है लिजर्ड, छिपकली। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर हियर, जस्ट आई ऑलरेडी गिवन इन दिस, so you can check it from here. Okay, all the static part what I have given it in English, you can see it. और मगरमच्छों की तीनों प्रजाति आप जानी गए, वहाँ पर हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मूडीज के द्वारा भारत की 2021 के लिए विकास दर कितनी बताई गई है? तो मूडीज के द्वारा, मूडी एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है देश दुनिया में आगे आने वाली जीडीपी ग्रोथ वगैरह के बारे में वो करती है। तो 9.6% बताया 2021 के लिए होगा। जैसे एक फिंच होती है, ये सब अमेरिकन है, उसी तरह मूडीज़ है। तो अब इसकी रेटिंग वैसे पूछता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मूडीज़ और फिंच ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो रेटिंग एजेंसी हैं। तो एक कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए बेबी स्क्विड को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो आंसर है नासा ने बेबी स्क्विड को भेजा है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे बेबी स्क्विड क्या है, तो आप इसको आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। दिस इज द बेबी स्क्विड। ठीक है, ये है क्या, एक तरह से समुद्री जीव है। ठीक है, तो इसको जैसे कि अभी रिसेंटली मैं वो करता था, टार्डीग्रेड्स की बात करता था, टार्डीग्रेड्स की बात अगर करता था, ये क्या था कि इनको इजराइल ने तो चंद्रमा पर भी भेज दिया था, और ताकि इनके बारे में ये इतने वो फ्रेजाइल नहीं थे कि ये कहीं भी सर्वाइव वोल्केनो में भी कर सकते हैं, वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब निर्वात में भी जीवित रह सकते हैं, 30 साल बिना खाए भी रह सकते हैं। तो ये टार्डीग्रेड्स की ये सब बात थी। उसी तरह ये भी एक तरह का जीव है, ये भी टार्डीग्रेड की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो स्पेस में इसको भेजा गया है कि इसका व्यवहार स्पेस में क्या रहेगा, क्या इसको फ़र्क पड़ेगा स्पेस का। तो
देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात देखते हैं अगला। भारत सरकार द्वारा हरित ऊर्जा को सस्ता बनाने के लिए कौन सी नीति तैयार की गई है? तो ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। क्या नाम है आंसर? ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। आज ही करें न्यूज़ में था कि हरित ऊर्जा को सस्ता बनाने के लिए, हरित ऊर्जा क्या है? जैसे सोलर पैनल लगा के हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उससे खाना पका रहे हैं सोलर कुकर के द्वारा, ये सब हरित ऊर्जा है। हरित ऊर्जा का मतलब इन ऊर्जाओं हरियाली की तरह है, जिसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो वो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सोलर पैनल्स आते हैं बहुत महंगे आते हैं। अगर कोई चाहे, छोटे छोटे गांव में लगे रहते हैं, और अगर कोई चाहे कि 500 मीटर का इतना बड़े बड़े अगर लगाए जाए तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो वो सस्ता बन के इंडिया में प्रोड्यूस हो ताकि हर घर उसको लोग लगा सकें, सस्ते दाम में रहेगा तभी ना लोग खरीदेंगे। तो इसके लिए एक ग्रीन टैरिफ पॉलिसी आई है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन की तुलना में, जो पारंपरिक बिजली उत्पादन क्या है, कोयले को जला के जो बिजली पैदा की जाती है, तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है। तो ये पारंपरिक जो बिजली उत्पादन की तुलना में जो हरित स्रोत हैं उनसे बिजली पैदा की जाएगी और उसे सस्ती बनाई जाएगी, ठीक है, सस्ती दर में उपलब्ध कराया जाना। तो इसका ये हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। किस भारतीय राज्य ने अपने एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की है? अरे वाह! तो ये आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम में क्या है कि वहाँ के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया हैं। रॉबर्ट रोमाविया ने आइजोल में क्या किया कि जो विधानसभा, अपने एक विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने सर्वाधिक संतान वाले माता पिता को 1 लाख रुपए नगद देने की प्रोत्साहन, कितना मिलेगा? 1 लाख। खूब बच्चे पैदा करो मिल के। तो क्या है कि इससे क्या होगा कि वो 1 लाख रुपए देंगे। कारण क्या है कि जिले में बढ़ती बांझपन और घटती विकास दर को ध्यान में रखते हुए तो फादर्स डे पे इन्होंने फादर्स डे पे इन्होंने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की, ठीक है ना। तो कारण क्या है कि वहाँ पर बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, ठीक है, बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया गया है। अगर मिज़ोरम की बात हुई तो यहाँ के सीएम कौन है? जोरमथांगा, एंड गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। और नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मुरलेन एक नेशनल पार्क है, दूसरा है पांगुईपाई। पांगुईपाई को अगर फांग लिखते हैं, कहीं कहीं के पा पढ़ते हैं, तो फांगुई PUI है, UI ए है नाम, फांगुईपाई और मुरलेन यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर रिसेंट में न्यूज़ की बात किया जाए तो हाल ही में एक बार मिजोरम में क्या आया था, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी सूअरों की मौत हो गई। किनकी? सूअर होता है, सूअरों की मौत हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, किस दिनांक को मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 21 जून को। देखिए 21 जून को इम्पॉर्टेंट तो होता है योगा डे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि इसकी थीम क्या होगी, ठीक है ना। एक योगा डे के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। वो क्या था? अभियान था, ठीक है। लेकिन ये क्या, इसकी आपको थीम बतानी है। कल के मैंने लेक्चर में बताया है, तो आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आपको अगर हो सके योगा डे ना पूछे, आप इसी को लोग याद करके भूले रहते हैं कि 21 जून को योगा डे है, लेकिन उसी दिन संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसको पूछ देगा एग्जाम में तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि आप इसे ही लोग याद किए रहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि उस दिन संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को ही, ठीक है। पहली बार 1998 में फ्रांस में मनाया गया था संगीत दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है असम गवर्नमेंट ने। किसने? असम गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ये स्वामित्व योजना है, स्कीम है, इसमें क्या होने वाला है। तो असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग
के साथ एक समझौता पे ज्ञापन किया है, जैसा क्वेश्चन मैंने बताया है। तो इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति का जो एकीकृत मतलब संपत्ति का सत्यापन समाधान प्रदान करने के लिए योजना 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार का राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस योजना को लागू किया है। किसने लागू किया है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार का जो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग है उसने मिलकर किया है। अगर असम की बात हुई तो इसके बारे में हम बहुत बार से वो जान चुके हैं। सीएम है आपके हेमंत बिश्वा शर्मा है। गवर्नर की अगर बात की जाएगी तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हो गए। पहले 5 नेशनल पार्क थे और इसी महीने दिस मंथ क्या हुआ कि 2 नए नेशनल पार्क जुड़ गए। तो अब 7 में से 2 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। छठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां बना था दिहिंग पटकई। पी मिटा दीजिए, दिहिंग पटकई। ठीक है, दिहिंग पटकई। अन्य अगर 5 के नाम सुनना चाहते तो मैं बोल दे रहा हूँ। कांजीरंगा, मनस, ओरंग, देब्रू शेखवा और नामेरी, ये 5 हैं, और रायमोना दिहिंग हो गए अगले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? देन द आंसर विल बी तरबूज। ये तरबूज की पहली व्यावसायिक किस्म है। तो इसमें क्या है कि एक जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी है बायर, जिसका नाम है क्या? बायर। उसने क्या किया कि भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म है जिसे बोलते हैं येलो गोल्ड 48। ये कौन सा तरबूज है? ये पीला है भैया। पीले तरबूज की एक किस्म है जिसे लॉन्च किया है। पीले तरबूज की किस्मों को 2 साल के स्थानीय प्रशिक्षण के बाद भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। इस नई किस्म के साथ तरबूज उत्पादक बेहतर उपज क्षमता मतलब बढ़ेगी, वहाँ पर बेहतर रोग और कीट सहनशीलता भी उसकी बहुत अच्छी है। तो ये हो गया टोटल। आप बस एट द एंड कुछ भी बोला जाए आप याद रखिए येलो गोल्ड 48 क्या है, कौन से फल के बारे में बात है? तरबूज के बारे में, और बाकी कहानी का कोई मतलब नहीं है, आप बस इसे रट लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश में स्थित है? ये एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है। तो इसे मूंगा पत्थर बोलते हैं, कोरल रीफ्स को, या प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको एकदम याद करिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया का आपको मैप दिखा दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, आपका कहीं भारत बेचारा इधर होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी तट है इसके ऊपर ये वाला जो कलर्ड पोर्शन है ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, यू कैन सी इट। अभी ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? इसे बोलते हैं जैसे एक जीव होता है, ठीक है, एक कोई जीव है, मान लो कोई जीव नहीं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक जीव होता है, वो अपने चारों तरफ एक परत बनाया होता है, जैसे घोंघा नहीं होता है, उसी तरह इसके एक मतलब लेयर होती है, एक खोल होती है जिसके अंदर एक जीव रहता है। जब जीव मर जाता है तो जब तक जिंदा रहता है, समुद्र में ये सब जीव होते हैं, जब ये मर जाता है तो ये क्या करता है, पूरा ज़मीन में आके समुद्र के तल पे आके बैठ जाता है। जब तक जिंदा रहता है ये समुद्र में तैरता रहता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यही बहुत सारे ये जो जीव हैं समुद्र तट पे पाए जाते हैं, जैसे कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के इस तट पे पाए जाते हैं ये सारे जीव, इन्हें बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसके साथ समस्या है कि ये वाली जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे जीव बहुत तेज़ी से मरते जा रहे हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाले जीव पाए जाते हैं।
तो इसी की वजह से जब ये मर जाते हैं जीव, जब वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और जीव मर जाते हैं, तो इसका जो खोखला भाग है पूरा जीव जाके ज़मीन पे, उसके तल पे, समुद्र तल पे इकट्ठा हो जाता है। और क्या होता है कि फिर इकट्ठा होते 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 ऐसे ही आइलैंड का निर्माण हो जाता है, जो आपको जैसे लक्षद्वीप एक आइलैंड है। तो ये सब जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं जो किससे बने होते हैं, कोरल रीफ से, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल के बाद ये सारे जीव मरते गए, इनके जो बॉडी का वो पार्ट है इकट्ठा होता गया, तो उससे पूरा एक बड़ी जगह में इकट्ठा हो गया, तो इससे एक समुद्र के बाहर एक पोर्शन निकल जाता है, द्वीप हो जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हमें देखना है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? देन है कासावा। कासावा एक मतलब क्या है कि एक मतलब एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जो कि मतलब गन्ने से भी वो किया जा सकता है, चावल से भी, गेहूं से भी एथेनॉल का को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन कासावा से मतलब जो आउटपुट होगा बहुत अच्छा होगा, कम में सस्ता भी होगा, इजीली अवेलेबल भी होगा और ज़्यादा आउटपुट भी होगा। तो भारत ने एथेनॉल उत्पादन के लिए इसी को वैकल्पिक स्रोत के रूप में चुना है। ठीक है, कच्चे माल की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। तो है क्या कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट्रोल वगैरह आते हैं उसमें एथेनॉल की मिक्सिंग की जाती है। पेट्रोल है, पेट्रोल में एथेनॉल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसा कि पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, एकदम प्योर पेट्रोल रहेगा तो और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और एथेनॉल को भी एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों में। भविष्य में कुछ ऐसी गाड़ियाँ बनेंगी जो पूर्ण रूप से एथेनॉल से ही चलेंगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि जो अपने पास पेट्रोल होता है उसमें एथेनॉल मिक्स किया जाता है और उसका गाड़ियों में डाला जाता है। अब वो भी एथेनॉल भारत इतना एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करता है, विदेशों से कितने अरबों करोड़ों का एथेनॉल खरीदा जाता है, फिर भारत में जो पेट्रोल होता है उसमें मिक्स किया जाता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो भारत ने एक स्टार्ट किया है कि भाई एथेनॉल प्रोडक्शन किया जाएगा खुद, बाहर से कम हमारी डिपेंडेंसी रहेगी, जिससे क्या होगा बहुत सारे पैसे बचाए जा सकेंगे जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं उसकी जगह। तो उसके लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में कसावा को, आपके लिए होमवर्क एक और है कि कसावा की आप इमेज देखेंगे गूगल पे सर्च करके, कसावा क्या है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक you very much for listening, for giving your precious time. Just what I will say, just keep learning, keep growing. And one more thing, that if you like this video, you can be a part of my YouTube channel by subscribing it, and even you can join my Telegram channel where I will give the entire static portion related to this in everyday daily current affairs. Thank you very much. Have a great day ahead.